ये अध्याय 8। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं जीव जनन कैसे करते हैं इसके भाग 1 के बारे में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे भाग 2 और साथ में हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों के बारे में। पिछले वीडियो में हम जनन एवं उसके प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि जनन होता क्या है। प्रत्येक जीव अपने समान ही नया जीव या संतति उत्पन्न करता है। इस क्रिया को जनन कहते हैं। जनन के द्वारा पीढ़ियों में निरंतरता बनी रहती है तथा किसी जीव की मृत्यु होने पर भी उसकी जाति का अस्तित्व बना रहता है। यह सजीवों में होने वाला एक आवश्यक लक्षण होता है जिसके द्वारा जीव अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। जनन जो होता है, जनन द्वारा जीवधारी अपनी प्रजाति को सृष्टि में बनाए रखते हैं। जीवधारियों में अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। एक कोशिकीय जीवधारियों में सामान्य कोशिका विभाजन के फलस्वरूप जनन होता है। जैसे जैसे जैव विकास होता है तो जैव विकास के साथ साथ जीवधारियों में जटिलता बढ़ती जाती है, जिसके कारण जनन की विधियों में भी जटिलता पाई जाती है। जनन हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन। तो इस वीडियो में हम अलैंगिक जनन एवं उनकी विधियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो अलैंगिक जनन होता क्या है? वह जनन जिसमें 2 जीवों की भागीदारी नहीं होती। इसमें एक जीव ही संतान उत्पत्ति कर सकता है। अलैंगिक जनन कई प्रकार की विधियों के द्वारा होता है। इसमें उत्पन्न संतति अपने पेरेंट यानी कि जनक के समान होगी, अर्थात यह आनुवंशिक रूप से समान होंगी। तो जनन की वह विधि जिसमें नई पीढ़ी का सृजन केवल एक जीव के द्वारा होता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में शरीरी हुई कोई विशेष रचना नए जीव का निर्माण कर देती है। अलैंगिक जनन में युग्मक या जनन इकाइयों का संलयन नहीं होता है। अलैंगिक जनन सामान्यतः निम्न श्रेणी के जंतुओं में पाया जाता है। उच्च श्रेणी के जंतुओं में यह पूर्णतः इसका अभाव होता है। उच्च श्रेणी के जंतुओं में लैंगिक जनन पाया जाता है। यदि हम अलैंगिक जनन की विधियों की बात करें तो उसकी पहली विधि है खंडन, जिसे हम फ्रैगमेंटेशन भी कहते हैं। तो सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीवों में जनन की विधि सरल विधि कार्य करती है। उदाहरण के लिए अगर हम स्पायरोगारा को लें तो सामान्यतः यह विकसित होकर छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाता है। यह टुकड़े अथवा खंड वृद्धि करके नए जीव के रूप में विकसित हो जाते हैं। एक कोशिकीय जीवों में हमने पढ़ा था अमीबा में, पैरामीशियम में, किनमें द्विविखंडन की विधि के द्वारा या बहुविखंडन के द्वारा इनमें अलैंगिक जनन होता है। और बहुकोशिकीय जीवों में जैसे यदि हम बात करें स्पायरोगायरा की तो इसमें फ्रैगमेंटेशन हो रहा है यानी कि खंडन हो रहा है। ये एक कोशिका है जो बीच से 2 भागों में बट जाती है और दोनों भागों में बटने के पश्चात दोनों अलग हुए खंड विकसित होकर के नए जीव का निर्माण करते हैं। तो यह विधि हुई स्पायरोगायरा में फ्रैगमेंटेशन यानी खंडन की। परंतु यह सभी बहुकोशिकीय जीवों के लिए सत्य नहीं होता है, क्योंकि वे सरल रूप से कोशिका दर कोशिका विभाजित नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि जो अधिकांश बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, कोशिकाओं का समूह पाया जाता है और जिनमें हमेशा कोशिका विभाजन संभव नहीं होता है। यदि हम प्लेनेरिया में खंडन की बात करें तो यदि किसी कारणवश ये प्लेनेरिया का शरीर 3 हिस्सों में टूट जाए या कट जाए, ठीक है, तो यहाँ पर 3 हिस्से हो गए, एक सिर का हो गया, एक पूंछ का हो गया और बीच का पोर्शन धड़ का हो गया। तो फ्रैगमेंटेशन या खंडन की विधि में क्या होता है कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है यानी जो सिर वाला भाग है उसका नीचे का धड़ वाला पोर्शन धीरे धीरे विकसित होकर के नया जीव बनाता है।
इसी तरह जो बीच वाला भाग होता है, इसके सिर का भी भाग निर्मित होता है और पूंछ का भाग भी विकसित होता है। इस प्रकार दोनों भाग ऊपर नीचे विकसित होंगे और नया जीव बन जाएगा। जबकि जो नीचे वाला भाग है उसका कौन सा भाग बनेगा? सिर और धड़ वाला भाग बनता है। तो पूंछ से भी, धड़ से भी और सिर से भी, यानी 3 खंड होने के बावजूद यह जीव नष्ट नहीं होता, 3 अलग जीवों में निर्मित हो जाता है और ये सभी तीनों खंड जो है विकसित होकर के नए जीव बना लेते हैं। तो निम्न श्रेणी के जंतुओं में यह विखंडन की क्रिया, खंडन की क्रिया पाई जाती है। विशेष कार्य हेतु इनमें जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, इनमें विशिष्ट कोशिकाएं संगठित होकर ऊतक का निर्माण करती हैं और ऊतक संगठित होकर के अंग बनाते हैं। शरीर में इनकी स्थिति भी निश्चित होती है। ऐसी सजग व्यवस्थित परिस्थिति में कोशिका दर कोशिका विभाजन अव्यवहारिक होता है। अतः बहुकोशिकीय जीवों में जनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधियों की आवश्यकता होती है। जनन की जो दूसरी विधि है वो कहलाती है पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। पूर्ण रूप से विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है और यही क्षमता कहलाती है पुनरुद्भवन। अर्थात यदि किसी कारणवश जीव का शरीर छत विछत हो जाए या टूट जाए, कुछ टुकड़ों में टूट जाए, तो इससे अनेक टुकड़े वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाते हैं और यह क्रिया कहलाती है पुनरुद्भवन। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो हाइड्रा तथा प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर के पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है और यह पुनरुद्भवन कहलाता है। पुनरुद्भवन या पुनर्जनन भी जिसे हम कहते हैं, विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है। इन कोशिकाओं में क्रम प्रसरण की क्रियाएं होती हैं, इसकी अनेक कोशिकाएं होती हैं, जिसके कारण ये टूटे हुए खंडों से भी विकसित जीव का निर्माण कर लेता है। कोशिकाओं के इस समूह से परिवर्तन के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं और ऊतक बन जाते हैं। इसको अब हम आगे चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो पुनरुद्भवन की क्रिया के लिए यहाँ पर 3 उदाहरण लिए गए हैं। पहला उदाहरण है प्लेनेरिया, दूसरा है हाइड्रा और तीसरा है स्टारफिश। प्लेनेरिया जो है, यदि इसके शरीर को 2 टुकड़ों में बांट दिया जाए तो खंडन की ही भांति इसका जो सिर वाला भाग है वो पीछे का भाग आगे बना लेता है और जो पूंछ वाला भाग है वे विकसित होकर के सिर वाला भाग बना लेता है। तो यह क्रिया इसमें कहलाती है पुनरुद्भवन। कटे हुए हिस्सों से बाकी हिस्सों का निर्माण होना ही कहलाता है पुनरुद्भवन। इसी तरह यदि हम हाइड्रा को देखें तो हाइड्रा का शरीर भी यहाँ पे 2 हिस्सों में बट गया है और दोनों अलग हुए हिस्से जो हैं वो विकसित होकर के अपने पूरे शरीर का निर्माण कर लेते हैं। कुछ इसी तरह हम स्टारफिश में भी पुनरुद्भवन की क्रिया देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्टारफिश की एक भुजा जो है वो कट करके अलग हो गई, ठीक है। तो ये कटी हुई भुजा जो है वो विकसित होकर के पूरी स्टारफिश यानी सितारा मछली बना लेती है और दूसरा वाला हिस्सा जिसकी भुजा कटी हुई थी वो भी विकसित होकर के कटी हुई भुजा को वापस से वो प्राप्त कर लेती है। तो इस प्रकार कटे हुए हिस्सों से नए जीव का निर्माण कर लेना या उस जगह को, उस अंग को फिर से वापस पा लेने की जो क्रिया है वो कहलाती है पुनरुद्भवन। ये उदाहरण हम छिपकली में भी देखते हैं। हमने देखा होगा कि यदि छिपकली की पूंछ कभी ऐसा होता है कि कट के गिर जाती है, पर कुछ समय बाद वो अपनी जो पूंछ है उसको दोबारा रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन के द्वारा ही दोबारा प्राप्त कर लेती है। परंतु जो छिपकली होती है उसमें पुनर्जनन नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जो कटी हुई पूंछ का जो हिस्सा है उससे नई छिपकली का निर्माण नहीं हो पाता है। तो पुनरुद्भवन तो छिपकली में होता है किंतु पुनर्जनन नहीं होता है। स्टारफिश को हम कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं कि इसका आधा हिस्सा अलग हुआ और अलग होने के पश्चात ये अलग हुआ हिस्सा वापस से विकसित होकर के नए स्टारफिश बना लिया।
तो एक सितारा मछली पुनरुद्भवन के द्वारा 2 स्टारफिश में परिवर्तित हो गई और दोनों सफल जीवन यापन करते हैं। अब ये जो परिवर्तन होते हैं बहुत व्यवस्थित रूप से एवं क्रम से होते हैं, जिसे परिवर्धन कहते हैं, परंतु पुनरुद्भवन जनन के समान नहीं है, जैसा हमने छिपकली के भाग में बताया। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रत्येक जीव के किसी भी भाग को काटकर सामान्यतः नया जीव उत्पन्न नहीं होता है। तो यह क्रिया पुनर्जनन के रूप में केवल कुछ जीवों में ही पाई जाती है। जनन की, अलैंगिक जनन की जो दूसरी विधि है वो कहलाती है मुकुलन। अब मुकुलन में क्या होता है, जैसे हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी हैं, इनमें पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए भी होता है। क्या होता है कि हाइड्रा की कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाते हैं और यह उभार ही मुकुल कहलाते हैं, जो वृद्धि करते हुए नए जीव में बदल जाते हैं तथा पूर्ण रूप से विकसित होकर ये जनक से अलग होकर के स्वतंत्र जीव का निर्माण करते हैं। तो हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा भी अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। इसे हम कुछ चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये एक हाइड्रा है जिसमें यहाँ पर हम देख रहे हैं छोटा सा उभार बनता है और अगले स्टेप में ये उभार थोड़ा बड़ा हुआ, फिर अगले स्टेप में जाते हैं तो धीरे धीरे ये पूरा जो है विकसित होकर के और नए जीव के रूप में ये बन जाता है और इसी समय पर ये अपनी पेरेंट सेल यानी जनक कोशिका से अलग हो जाता है और विकसित होकर के नए हाइड्रा का निर्माण करता है। तो बडिंग या चूंकि यह मुकुल के रूप में यहाँ से निकलता है और विकसित होकर के नया हाइड्रा बनाता है, तो यह विधि कहलाती है हाइड्रा में मुकुलन। कुछ इस तरह भी हम समझ सकते हैं कि एक छोटी सी बर्ड इसी हाइड्रा की कोशिका से अलग हुई और अलग होकर के नए हाइड्रा का निर्माण कर लेती है। तो ये क्रिया कहलाती है बडिंग या मुकुलन। अब बात आती है कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ये क्या होता है, यह सामान्य रूप से पौधों में होने वाली क्रिया होती है। तो ऐसे बहुत से पौधे होते हैं जिनमें कुछ भाग जैसे जड़, तना तथा पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर के नया पौधा उत्पन्न कर लेते हैं। अधिकांश जंतुओं के विपरीत एकल पौधे इस क्षमता का उपयोग जनन विधि के रूप में करते हैं। जैसे हमने घरों में आलू को देखा होगा, इस तरह छोटे छोटे से इसमें उभार बन जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि अंकुरित हो गए हैं। अब यही जो उभार या बड हैं, इनको यदि अलग करके और भूमि में अध्यारोपित कर दिया जाए तो इससे नए पेड़ का, नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो पौधों में इस प्रकार जो होने वाली जनन की जो विधि है वह कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहलाती है। यह कई प्रकार से होती है। जैसे हमने देखा होगा गुलाब में कटिंग होती है और गुलाब की कलम लगती है, तो कलम से उत्पन्न होने वाले जो पौधे होते हैं वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन यानी कायिक प्रवर्धन में ही आते हैं। इसकी कुछ विधियां जैसे परतन यानी लेयरिंग, कलम तथा रोपण जैसी कायिक प्रवर्धन की तकनीकी का उपयोग कृषि में किया जाता है। रोपण का उपयोग सामान्य रूप से धान की खेती में हमने देखा है। कलम लगाने के लिए भी गुलाब की या बाकी पौधों में भी हमने देखा है जिनकी कलम लगती है। और परतन किसमें होता है, जैसे चमेली जैसे पौधे जो आगे बढ़ते हैं तो उन्हीं की टहनी जो है जब जमीन में टच होती है, स्पर्श करती है, तो वहां से वो विकसित होकर के दूसरा पौधा बनाने लगती है। तो यह विधि परतन कहलाती है। गन्ना, गुलाब तथा अंगूर इसके कुछ उदाहरण हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए जो पौधे होते हैं उनकी अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगने लगते हैं। जैसे गुलाब की किस्म हमने देखा, या जिन पौधों की हम कलम लगाते हैं उनमें पुष्प बहुत जल्दी आने लगते हैं। तो यह वेजिटेटिव प्रोपागेशन यानी कायिक प्रवर्धन का बहुत अच्छा कैरेक्टर है, जिसके माध्यम से हमें कम समय में इच्छित फल और पुष्प सब्जियां प्राप्त हो जाती हैं। इसकी कुछ विधियों को यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे पहली विधि है कलम लगाने के लिए। जैसा हमने देखा है गुलाब के
पेड़ में जब हम कटिंग करते हैं तो उसकी कलम लगाते हैं, छोटी छोटी कलियों को काट लेते हैं और काट के अलग अलग जगह पर, जितनी जगह पर हम चाहें लगाएं, और वहां से नया पेड़ तैयार हो जाता है। जो दूसरी विधि है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग की क्रिया में क्या होता है, यहाँ पर दो पौधों को मिक्स करके और नया पौधा इच्छित गुण वाला तैयार किया जाता है। तो एक पौधा जो होता है स्टॉक जिसको कहते हैं, उसको तिरछा काट लेते हैं और दूसरे पौधे को भी तिरछा काट लेते हैं और दोनों टहनियों को आपस में जोड़ करके और उसको बैंड के द्वारा बांध देते हैं। और कुछ समय में दोनों गुणों वाली, यानी ऊपर का पौधा और नीचे का पौधा जो है, दोनों की मिश्रित गुणों वाली जो पौधा है वो यहाँ पे हमको तैयार मिल जाता है। तो यह विधि कहलाती है ग्राफ्टिंग। तीसरा हमने बात करी थी लेयरिंग की। तो कुछ चमेली जैसे पौधे हैं, इस तरह के पौधों में लेयरिंग की क्रिया कुछ इस प्रकार से कराई जाती है। ठीक है, तो ये हो गई कायिक प्रवर्धन की कुछ विधियां। यह पद्धति किसमें महत्वपूर्ण है? मुख्य रूप से केला, संतरा, गुलाब एवं चमेली जैसे पौधों को उगाने के लिए उपयोगी होती है, जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। तो कायिक प्रवर्धन का दूसरा लाभ यह भी है कि इस प्रकार से उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से अपने जनक के समान होते हैं। इसी प्रकार ब्रायोफिलम यानी कि पत्थर चट्टा जिसे हम कहते हैं, इसकी पत्तियों की कोर पर भी कुछ कलिकाएं विकसित होकर के मृदा में गिर जाती हैं और सभी नए पौधे के रूप में विकसित हो जाती हैं। तो यह क्रिया भी कायिक प्रवर्धन कहलाती है। इस तरह चित्र में हम कुछ देख रहे हैं कि ये पत्तियां जो हैं, इनसे छोटी छोटी बड निकली हुई हैं और यही बड जमीन पे अध्यारोपित होने के बाद वो नए पौधे के रूप में ब्रायोफिलम का नया प्लांट जो है वो तैयार हो जाता है। अब एक बात आती है, एक टॉपिक आता है ऊतक संवर्धन। ऊतक संवर्धन होता क्या है? वास्तव में कृत्रिम रूप से पौधे के किसी हिस्से से नए पौधों को जो तैयार करने की जो विधि होती है वह कहलाती है ऊतक संवर्धन। ठीक है, तो ऊतक संवर्धन तकनीकी में पौधे के ऊतक तथा उसकी कोशिकाओं को उसके शीर्ष के वर्धमान भाग से पृथक करके नए पौधे उगाए जाते हैं। इन कोशिकाओं को कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है, जिससे कोशिकाएं विभाजित होकर के अनेक कोशिकाओं का छोटा समूह बनाती हैं और जिसे कैलस कहते हैं। और यह क्रिया जो होती है आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से लैब में करवाई जाती है। कैलस को वृद्धि एवं विभेदन के हार्मोन युक्त एक अन्य माध्यम में स्थानांतरित कर दिया जाता है। पौधे को फिर मिट्टी में रोप देते हैं, जिससे कि वो वृद्धि करके विकसित पौधे बन जाते हैं। ऊतक संवर्धन तकनीकी द्वारा किसी एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न किए जा सकते हैं। इस तकनीकी का उपयोग सामान्यतः सजावटी पौधों के संवर्धन में किया जाता है। तो यह लैब में होने वाली यानी प्रयोगशाला में यह तैयार करने की विधि होती है, जिसमें कि पौधे के किसी खास हिस्से को अलग करके उसे कुछ आर्टिफिशियल माध्यम में स्थानांतरित किया जाता है और उसके बाद उससे नए पौधे तैयार होते हैं। अब अगला टॉपिक आता है बीजाणु समासंघ। अब बात करते हैं कि ये होता क्या है। तो अनेक सरल बहुकोशिकीय जीवों में भी विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राइजोपस की, जिसमें कि कवक जाल होता है। यह जनन का भाग नहीं है, परंतु इसमें ऊर्ध्वाधर तंतु के रूप में सूक्ष्म गुच्छ या गोल रचनाएं जनन में भाग लेती हैं। ये गुच्छ संरचना जो होती है वह बीजाणुधानी कहलाती है, जिनमें विशेष कोशिकाएं अथवा बीजाणु पाए जाते हैं। यह बीजाणु वृद्धि करके राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं। बीजाणु के चारों तरफ एक मोटी भित्ति पाई जाती है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी रक्षा करती है तथा नम सतह के संपर्क में आने पर जबकि उसके अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो वह वृद्धि करके नया राइजोपस बना लेती है। तो
इस प्रकार जो होने वाली विधि है जनन की, वो कहलाती है बीजाणु समासंग। हम इस प्रकार राइजोपस में देख सकते हैं कि कुछ इस तरह स्पोर का फॉर्मेशन होता है। स्पोर यानी कि यहाँ पर बीजाणु का फॉर्मेशन होता है। इस बीजाणु के चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है जो इसकी विपरीत परिस्थितियों में रक्षा करने का कार्य करती है। जब नम परिस्थितियां या राइजोपस के अनुकूल माध्यम जैसे ही मिलता है तो इसके बाहर की भित्ति जो होती है वह फट जाती है और ये जो स्पोर या बीजाणु है वह वातावरण में छोड़ दिए जाते हैं और ये नए राइजोपस का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की विधि ये कहलाती है बीजाणु समासंग। अब अलैंगिक जनन के बाद बारी आती है लैंगिक जनन की। तो सामान्य रूप से छोटे जीवों में अलैंगिक जनन की क्रिया पाई जाती है, लेकिन जैसे जैसे जीव विकसित होते हैं तो वहां पर जनन की विधि भी विकसित हो जाती है और विकसित जीवों में लैंगिक जनन की विधि के द्वारा जनन संपन्न होता है। तो जनन की उस विधि से भी हम परिचित हैं जिसमें नई संतति उत्पन्न करने हेतु दो एकल जीवों की भागीदारी होती है। ना तो एकल बैल संतति बछड़ा पैदा कर सकता है और ना ही एकल मुर्गी से नए चूजे उत्पन्न हो सकते हैं। तो ऐसे जीवों में नवीन संतति उत्पन्न करने हेतु नर एवं मादा दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार का जनन लैंगिक जनन कहलाता है, जिसमें नर एवं मादा में अलग अलग गैमेट का निर्माण होता है, युग्मकों का निर्माण होता है और निषेचन की क्रिया में दोनों युग्मकों में संयुग्मन होता है और संयुग्मन के पश्चात बनने वाला जो जाइगोट होता है वह नए जीव को जन्म देता है। अब हम बात करते हैं कि ये लैंगिक जनन प्रणाली क्यों आवश्यक होती है, इसकी आवश्यकता क्यों हुई। तो एकल या पैतृक कोशिका से दो संतति कोशिकाओं के बनने में डीएनए की प्रतिकृति का बनना तथा कोशिकीय संगठन दोनों ही आवश्यक होते हैं। जैसा कि हम जान चुके हैं कि डीएनए की प्रतिकृति की तकनीक पूर्णतः सार्थक नहीं होती है। परिणामी त्रुटियां जीव की समष्टि में विभिन्नता का स्रोत होती हैं। जीव की प्रत्येक व्यष्टि विभिन्नताओं द्वारा संरक्षित नहीं हो सकती, परंतु स्पीशीज की समष्टि में पाई जाने वाली विभिन्नता उस स्पीशीज के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक होती है। जैसा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि यदि कोई बैक्टीरिया है, यदि वो सामान्य ताप पर किसी निश्चित ताप पर जीवित रहता है तो क्या होगा कि जब उसमें तापमान बढ़ेगा तो वो जीव की पूरी समष्टि जो है वो नष्ट हो जाएगी। लेकिन यदि जनन के पश्चात कुछ ऐसे बैक्टीरिया का निर्माण हो जो कि उस तापमान से अधिक तापमान में भी जीवित रह सकते हैं, तो तापमान बढ़ने पर या परिस्थितियां प्रतिकूल होने पर भी वह जीव अपनी समष्टि को बनाए रखने के लिए सार्थक होगा। तो ऐसी विधि लैंगिक जनन के द्वारा ही संभव होती है। प्रत्येक डीएनए प्रतिकृति में नई विभिन्नता के साथ साथ पूर्व पीढ़ियों की विभिन्नताएं भी संग्रहित होती रहती हैं। अतः समष्टि के दो जीवों में संग्रहित विभिन्नताओं के पैटर्न भी काफी भिन्न होते हैं। अतः यह सुनिश्चित है कि यह विभिन्नताएं हानिकारक नहीं होती हैं। दो या दो से अधिक एकल जीवों की विभिन्नताओं के संयोजन से विभिन्नताओं के नए संयोजन उत्पन्न होंगे, क्योंकि इस प्रक्रम में दो विभिन्न जीव भाग लेते हैं। प्रत्येक संयोजन अपने आप में अनोखा होगा। लैंगिक जनन में दो भिन्न जीवों से प्राप्त डीएनए को समाहित किया जाता है और किसके माध्यम से? गैमेट के माध्यम से, यानी युग्मकों के माध्यम से। अब जब दोनों युग्मकों का नर और मादा युग्मकों का संयुग्मन होता है तो बनने वाला जो जाइगोट होता है उसमें दोनों कोशिकाओं के डीएनए समाहित होते हैं। तो इस प्रकार जो बनने वाला जीव होता है वह नए लक्षणों के साथ उत्पन्न होता है। जैसे जैसे जीवों में जटिलता बढ़ती जाती है वैसे वैसे ऊतकों की विशिष्टता भी बढ़ती जाती है। उपरोक्त समस्या का समाधान जीवों ने ही इस प्रकार खोजा कि विशिष्ट अंगों में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं की परत होती है, जिनमें जीव की कायिक कोशिकाओं की अपेक्षा गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। यहाँ पर बात गैमेट या युग्मकों की जा रही है तथा डीएनए की मात्रा भी इनमें आधी होती है।
और ये कैसे होती है? यह कोशिका विभाजन की प्रक्रिया, जिसे हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, इसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिससे गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। और जब संयुग्मन होता है तो दोनों आधे आधे गुणसूत्र वापस मिल करके और पुराना जो रिकॉम्बिनेशन है वो तैयार कर लेते हैं। अतः दो भिन्न जीवों की यह युग्मक कोशिकाएं लैंगिक जनन में युग्मन द्वारा यानी संयुग्मन द्वारा जाइगोट बनाती हैं। तो संतति में गुणसूत्रों की संख्या एवं डीएनए की मात्रा पुनर्स्थापित हो जाती है। यदि युग्मनज वृद्धि एवं परिवर्धन के द्वारा नए जीव में विकसित होता है तो इसमें ऊर्जा का भंडार भी पर्याप्त होना चाहिए। अति सरल संरचना वाले जीवों में प्रायः दो जनन कोशिकाओं की आकृति या आकार में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, परंतु जैसे जैसे शारीरिक डिजाइन अधिक जटिल होती जाती है तो जनन कोशिकाएं भी विशिष्ट हो जाती हैं। तो बच्चों, अब आपको करना क्या है? अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 143 से 147 बहुत अच्छे से पढ़ना है और वीडियो में बताई हुई बातों को समझने का प्रयास करना है। अगले वीडियो में आप पढ़ेंगे लैंगिक जनन के और उसकी विधियों के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।